हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेक्स्ट माइनिंग है। टेक्स्ट माइनिंग इन डेटा माइनिंग। क्योंकि हमने डेटा को माइन करना है तो उसके लिए हमें जब हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस करेंगे तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हमारे पास टेक्स्ट माइनिंग जो है वो बेसिक टूल के तौर पर काम कर रहा होता है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए इंट्रोड्यूस कराता हूं मैं आपको टेक्स्ट माइनिंग से। हमारे पास जो टेक्स्ट माइनिंग है वो बेसिकली जब भी हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को एज ए डेटा माइनिंग यूज करते हैं, ठीक है, मतलब डेटा माइनिंग के अंदर जब हमारा जो डेटा होता है वो टेक्स्ट डेटा होता है तो हम कहते हैं कि हम टेक्स्ट माइनिंग कर रहे हैं। इसके लिए मुख्तलिफ मेथड्स यूज करते हैं। हम डेटा को प्री प्रोसेस के लिए मुख्तलिफ मेथड्स यूज करते हैं जो आज मैं आपको सिखाऊंगा भी सही। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखी तो इंशाल्लाह आपको टेक्स्ट माइनिंग जो है वो बेहतर समझ आ जाएगी। अब हमारे पास जो वेब सर्च है, जैसा कि हम कोई भी चीज वेब सर्च कर रहे होते हैं अपने सर्च में, जैसे कि गूगल क्रोम है जिनमें सर्च कर रहे होते हैं, तो उसकी जो रूट है बेसिकली वो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल या आईआर है। अब आईआर जो है वो टेक्स्ट माइनिंग टास्क जो होते हैं वो आईआर यूज कर रहे होते हैं, मेथड टू प्री प्रोसेस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। कि जब भी हमने किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को प्री प्रोसेस करना होता है तो उसके लिए कौन से मेथड यूज हो रहे हैं? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के। अब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल बेसिकली क्या है? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल बेसिकली स्टडी है फाइंडिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स या रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी एक चीज चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, आप कंप्यूटर से कुछ ना कुछ उसकी क्यूरी देते हैं और उस क्यूरी के रिस्पॉन्स में आपको क्या मिल जाता है? डेटा मिल जाता है या इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो आपको रिक्वायर्ड होती है। अब IR helps to find information that match their information needs expressed as a queries। मैंने आपको बताया कि हम क्यूरीज देते हैं और क्यूरीज की वजह से डेटा को क्या करते हैं? रिट्राइव करते हैं। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज अबाउट डॉक्यूमेंट रिट्रीवल, emphasizing document as a basic unit। जो बेसिक IR है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन रिट्रीवल डॉक्यूमेंट से है, ठीक है। फाइंड एंड डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू यूजर क्यूरी, जैसे कि हमारा गूगल कर रहा होता है। गूगल भी बेसिकली एक IR है जो कि हमारी क्यूरीज के बेस्ड पे हमें इंफॉर्मेशन जो है वो रिट्राइव करके दे रहा है। अब टेक्निकली IR स्टडीज द एक्विजिशन, कि हमने एक्वायर करना है, ऑर्गेनाइज करना है, स्टोर करना है और रिट्राइव करना है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कि IR सिर्फ इसका मकसद नहीं है कि हम सिर्फ रिट्राइव करें। IR में एक्विजिशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक जो एक पूरा प्रोसेस है उसको हम IR कह रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ये एक पूरा सब्जेक्ट है बेसिकली। अब इसका आर्किटेक्चर क्या होता है कि कैसे यूजर एक क्यूरी करता है और उसको रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास यूजर है, यूजर एक क्यूरी करेगा। जैसे मैं पूछता हूं कि हमारे पास व्हाट इज योर फेवरेट पोएट, इस किस्म की कोई भी क्यूरी यूजर करेगा। उसके बाद उसके ऊपर कुछ क्यूरी ऑपरेशंस और फिर उसको एग्जीक्यूट, जिससे वो एग्जीक्यूटेबल बन जाएगी और जो रिट्रीवल सिस्टम हमारा होगा उससे वो क्यूरी की जाएगी, ठीक है। अब जो रिट्रीवल सिस्टम होगा बेसिकली उसके पास डॉक्यूमेंट इंडेक्स बना हुआ होगा, ठीक है, और वो इंडेक्सर उसे बना के देगा। और इंडेक्सर कहां से बना के देगा? डॉक्यूमेंट कलेक्शन में से। तो हमारे पास डॉक्यूमेंट कलेक्शन में से इंडेक्सर उसे डॉक्यूमेंट्स की इंडेक्शन करके दे देगा। जो यूजर क्यूरी देगा वो उसको उसके अगेंस्ट रैंक डॉक्यूमेंट जो है वो रिट्राइव कर देगा, ठीक है, और फिर यूजर कोई ना कोई फीडबैक देगा। तो एक लूप चलती रहती है, ठीक है। अब हमारे पास IR क्यूरीज कौन कौन सी हो सकती हैं? या तो वो कीवर्ड्स हो सकते हैं, यानी कि डिफरेंस ऑफ कॉमास, और जो हमारे पास कोट्स होते हैं और विदाउट कोट्स। उसके बाद बुलियन ऑपरेटर्स हो सकते हैं, एंड और नॉर या नॉट भी कह सकते हैं। उसके बाद प्रोक्सीमेटरी क्यूरीज भी हो सकते हैं। ये मैं क्यूरीज की बेसिकली आपको टाइप्स बता रहा हूं कि यूज ऑफ टर्म एज ए डिस्टेंस, जैसे कि हम टर्म में करते हैं। फुल डॉक्यूमेंट क्यूरी भी हो सकती है कि हम एक पूरा का पूरा पेपर दे दें और उससे कहें कि इसके साथ के जो सिमिलर जो इसके पेपर हैं वो हमें दिखाओ।
रिट्राइव करो, या आजकल जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज क्वेश्चनिंग आंसरिंग है या क्यूए फॉर्म्स हैं, या हमारे पास सिमेंटिक या ओनटोलॉजी बेस्ड जो हमारे पास क्यूरीज होती हैं। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन रिट्राइवल मॉडल्स कौन कौन से हैं? हमारे पास जो मेन मॉडल है वो वेक्टर स्पेस मॉडल है, जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है। अब ये क्या कर रहा होता है कि हमारे पास कुछ ना कुछ हमें डेटा होता है हमारे पास, और जो हमारे पास यूजर की क्यूरी होती है, ठीक है, और कुछ हमारे पास ह्यूज अमाउंट में हमारे पास डेटा पड़ा होता है। ठीक है, हम यूजर की क्यूरी की बेस पर यहां से डेटा सर्च करते हैं और यूजर को देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मॉडल हैं, जैसे कि बुलियन मॉडल हो गया, वेक्टर स्पेस मॉडल हो गया, ठीक है, और भी कुछ स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हैं जैसे एक्सपर्ट फाइंडिंग्स है, और कुछ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स हैं हमारे पास, जैसे टॉपिक मॉडलिंग हो गई। ठीक है, तो IIR में बेसिकली हो क्या हो रहा होता है कि हाउ आर डॉक्यूमेंट और क्यूरी आर रिप्रेजेंटेड, कि हमने डॉक्यूमेंट के अंदर क्यूरी को रिप्रेजेंट कैसे करना है, जो यूजर की क्यूरी है उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। हाउ रेलेवेंस ऑफ द यूजर क्यूरी टू डॉक्यूमेंट डिफाइन। अब पहली बात तो ये है कि इसको हमने डिफाइन कैसे करना है। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है वो एक क्वेश्चन, तो यहां पर जो डेटा पड़ा है वो किस फॉर्म में हमने रख दिया है। ठीक है, फिर उसको किसी न किसी एक मॉडल के थ्रू, बुलियन वेक्टर मॉडल या वेक्टर स्पेस, आजकल और भी डीप लर्निंग मॉडल्स आ गए हैं, उनके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी क्यूरी को भी उसी तरह मैप करते हैं, उसमें एम्बेडिंग्स ऐड करते हैं, और फिर उस डॉक्यूमेंट से हम डेटा रिट्राइव करते हैं और उनके आपस में मैचिंग करते हैं, और फिर जो टॉप रैंक होते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट्स वो हम रिट्राइव करके देते हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट हमने मॉडल देखा है वो है बुलियन मॉडल। अब Boolean model basically every document or query is treated as a bag of words. ठीक है, word is a sequence is not considered. Bag of words का क्या मतलब है कि जो भी हमारे पास एक words हैं वो basically उनको हम 0 या 1 की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर 5-6 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो हर सेंटेंस के अंदर जो जो वर्ड यूज हुए हैं या एक वर्ड कितने डॉक्यूमेंट में यूज हुआ है, अगर वहां पे अवेलेबल है तो वो 1, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो 0। इसलिए इसे बुलियन मॉडल कहा जाता है। ये कैसे करना है अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। गिवन अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स डी, हमें एक कलेक्शन डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है डी की, लेट v इज इक्वल टू t1 से tv तक। अब ये क्या है? ठीक है, ये बेसिकली टी जो है ये टर्म्स हैं, इनको हम वर्ड्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक लिखा हुआ है दिस डॉक्यूमेंट और क्यूरी। अब ये हमारे पास टर्म्स हैं, ईच टर्म है, डॉक्यूमेंट टर्म है, और टर्म है या क्यूरी टर्म है। ये हमारे पास क्या मिलके बनाती हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाती हैं मिलके, और मुख्तलिफ जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स डी बनाते हैं। ठीक है, V इज कॉल्ड वोकैबुलरी, कि उसके अंदर जितनी वोकैबुलरी है, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, इसके अंदर 10 हैं, तो T जो है T1 से लेकर T10 तक होगा। अब हमारे पास अब वेट Vij ग्रेटर देन 0 इज एसोसिएटेड विद ईच टर्म Ti ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि अगर वो डॉक्यूमेंट के अंदर टर्म है तो उसके साथ क्या एसोसिएट किया जाता है, सॉरी नहीं है तो वो 0 एसोसिएट किया जाता है। फॉर अ टर्म डज नॉट अपीयर इन अ डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए हम 0 करते हैं, अदरवाइज 1 करते हैं। ठीक है, dj इज इक्वल टू vi। अब हमारे पास ये पहले मॉडल था। ठीक है, अब जो जो अवेलेबल होंगे उसके अंदर उनका वेट क्या होगा, 1, जो अवेलेबल नहीं होंगे 0 होता जाएगा। तो इन टर्म के अगेंस्ट हम किसको, इस मॉडल को लेके आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ और पढ़ते हैं बुलियन मॉडल के बारे में, कि हमारे पास क्यूरी टर्म्स और कंबाइंड लॉजिकली यूजिंग बुलियन ऑपरेटर्स एंड और नॉट, कि डेटा एंड माइनिंग जैसे कि लिखा हुआ है। ठीक है, ये डेटा एंड माइनिंग एंड नॉट टेक्स्ट, तो इस तरह से इनको कंबाइन करते हैं लॉजिक बनाने के लिए। अब रिट्राइवल इससे कैसे होता है, बुलियन गिवन अ बुलियन क्यूरी द सिस्टम रिट्राइव्स एवरी डॉक्यूमेंट दैट मेक्स द क्यूरी लॉजिकल ट्रू कॉल्ड एग्जैक्ट मैच। अब इसके अंदर बेसिकली एग्जैक्ट मैच होता है कि फॉर एग्जांपल
जो वर्ड्स हैं वो किस तरह से एक डॉक्यूमेंट के अंदर हैं, तो उस तरह से एग्जैक्ट मैच जो हमारे पास डेटा के अंदर चीज पड़ी है वो उसे ड्राइव करके देगा। फॉर एग्जांपल ये यूजर की क्यूरी है, ठीक है, वो जो उसका एग्जैक्ट मैच होगा वो हम उसको वापस करके देंगे। अब द रिट्राइवल रिजल्ट्स आर यूजुअली क्वाइट पुअर बिकॉज द टर्म फ्रीक्वेंसी इज नॉट कंसिडर्ड। अब यहाँ पे मैं ये आपको बताता हूँ टर्म फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर एक वर्ड जो है वो बहुत मर्तबा आया है, ठीक है, और एक डॉक्यूमेंट है उसके अंदर वो वर्ड बहुत मर्तबा नहीं आया, तो जो यहां पे होगा उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे होते, ठीक है, कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक वर्ड कितनी मर्तबा आया है। इसका जो सोल्यूशन है वो TF IDF के अंदर है, जहां पे हम टर्म फ्रीक्वेंसी को भी देखते हैं, जिसे हम वेक्टर स्पेस मॉडल भी कहते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट मॉडल होगा। उस पे एक मैं पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम वो मॉडल पढ़ेंगे, वहां पे मैं आपको ये सब चीज समझाऊंगा कि ये टर्म फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब बुलियन मॉडल्स के इश्यूज हैं कुछ, जिस हम पीछे मॉडल पढ़ रहे थे, इसके कुछ इश्यूज हैं। क्या इश्यूज हैं कि हमारे पास ये बहुत रिजिड है, ठीक है, इस एंड मीन्स और मीन एंड, ठीक है, तो ये बहुत रिजिड है, इसलिए इसका एक इशू है। उसके बाद हम कहते हैं कि डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स यूजर क्यूरी, क्योंकि ये पूरे डॉक्यूमेंट को 0-1 में कन्वर्ट करके देता है, यहाँ पे 0 और 1, तो एक अगर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाए एक्सप्रेशन, जब एक बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाए डेट डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए ये उसको एक्सप्रेस करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। डिफिकल्ट टू कंट्रोल द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट रिट्राइव्स। अब इसमें ये नहीं होता कि कितने हमने डॉक्यूमेंट यूजर को रिट्राइव करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट एग्जैक्ट मैच जिनमें हो रहा होता है वो रिट्राइव कर देता है। ऑल मैच ऑफ द डॉक्यूमेंट विल बी रिटर्न, तमाम उसको रिटर्न कर देता है। डिफिकल्ट टू रैंक आउटपुट, जिसमें हमारे पास उस आउटपुट को जो रिटर्न करता है उसको रैंक करना मुश्किल हो जाता है। ऑल मैच डॉक्यूमेंट लॉजिकली सेटिस्फाई द क्यूरी, ठीक है। टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है कि हम टेक्स्ट माइनिंग के अंदर जो हमारे पास टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग है, सबसे पहले जो चीज है वो है टोकनाइजिंग। टोकनाइजिंग क्या होगा कि हमारे पास जो एक डॉक्यूमेंट है या कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके हमने सबसे पहले क्या बनाने हैं, टोकन्स बनाने हैं। उसके बाद बैग ऑफ वर्ड्स कंसेप्ट है, ये अभी हमने पढ़ लिया है कि हम उसको क्या करेंगे, उन जो हमारे पास टोकन्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद एक कंसेप्ट है स्टॉप वर्ड्स रिमूवल का, कि हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा या टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उसके अंदर जो कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो हमारे काम के नहीं होंगे, उनको हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद स्टेमिंग करेंगे कि हम रूट वर्ड की तरफ लाए जाएंगे। उसके बाद पोस्ट टैगिंग है, पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग, एनग्राम है, इसके अंदर हम हर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, जैसे नाउन है, एडजेक्टिव है, उनके साथ हम एक टैग एसोसिएट करेंगे। उसके बाद एनग्राम है, हम टोकन जो बनाएंगे उनको पहले 2 टोकन इकट्ठे करेंगे, फिर 3 टोकन इकट्ठे, फिर 4 टोकन इकट्ठे, इस तरह से। उसके बाद फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी काउंट में हमारे पास क्या होता है कि हम क्या करेंगे कि अपने जो वर्ड्स होंगे या जो टर्म्स होंगे उनके अंदर उनको वेट एसोसिएट करेंगे TF IDF के थ्रू, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगा कि एक जो नंबर ऑफ वर्ड है वो कितनी मर्तबा उस डॉक्यूमेंट के अंदर आए, क्योंकि बैक ऑफ वर्ड्स में हम क्या करते हैं, सिर्फ उसकी अक्रंस देखते हैं कि वो अकर हुआ है उस डॉक्यूमेंट में या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो 1, अगर नहीं हुआ तो 0। लेकिन TF IDF में क्या होता है, उसकी हम साथ फ्रीक्वेंसी भी शो करते हैं कि वो 4 टाइम्स शो हुआ या कितने टाइम शो हुआ है। नेक्स्ट आप स्टॉप वर्ड्स रिमूवल पे बात करते हैं कि स्टॉप वर्ड रिमूव हम कैसे करते हैं या क्यों करते हैं। बेसिकली हमारे पास स्टॉप वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज या कोई और लैंग्वेज जिसमें ले लें, जो कि हमारे मॉडल की प्रोसेसिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज होते हैं और जिनका टेक्स्ट माइनिंग में कोई काम भी आगे फर्दर नहीं होता, जैसे कि TH द हो गया, ऑफ हो गया, एंड टू, ठीक है। तो हमारे पास हम इन पे फोकस नहीं कर रहे होते, इसलिए इनको रिमूव कर देते हैं। टिपिकली अबाउट 400 to 500 such words for an application and additional domain specific stop word list में भी कंस्ट्रक्टेड, कि अगर आप किसी एक खास डोमेन पे काम कर रहे हैं तो उसके आप
मुख्तलिफ और भी स्टॉप वर्ड्स उसमें से रिमूव कर सकते हैं, स्पेसिफिक स्टॉप वर्ड्स जिन्हें कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रोमन उर्दू पे काम कर रहा हूं तो उसके जो स्टॉप वर्ड्स होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज वाले नहीं होंगे, तो उसके मैं अपने कंस्ट्रक्ट करूंगा। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हम स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करते क्यों हैं। तो उसका एक बेहतर मेरे पास आंसर है कि हम स्टॉप वर्ड्स इसलिए रिमूव करते हैं कि वो जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे किसी काम के नहीं होते, जो हम मॉडल को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं उनमें उनकी जो ट्रेनिंग होती है उसमें वो पार्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है, अब एक और भी हमारे पास एक रिसर्च है कि जो स्टॉप वर्ड्स होते हैं उससे हम 20 to 30% जो टोटल डॉक्यूमेंट है वो लेस कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, जिससे हमारा जो ट्रेनिंग साइज होता है फर्दर वो कम हो जाता है और हमारी जो प्रोसेसिंग होती है वो ज्यादा तेज हो जाती है। इससे हम एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं और अपनी जो इफेक्टिवनेस होती है वो इम्प्रूव होती है हमारी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेमिंग। अब स्टेमिंग में हमारे पास क्या है कि स्टेमिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी वर्ड का रूट फाइंड करते हैं या उसकी स्टेम फाइंड करते हैं। क्योंकि हम एक फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट के अंदर यूजर लिखा हुआ है और किसी और डॉक्यूमेंट के अंदर यूज्ड लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली वर्ड तो सेम है। फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट में यूजर लिखा हुआ है और एक में के अंदर यूजिंग लिखा हुआ है, तो ये ऐसे वर्ड्स को हम क्या कर देते हैं, उनकी स्टेम में तब्दील कर देते हैं। जैसे कि यूज इंजीनियरिंग है, इंजीनियर्ड है, या इसको हम इनकी स्टेम में इंजीनियर सेव कर देते हैं ताकि सेम हो जाए दोनों डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब हमारे पास जो वर्ड बेस्ट स्टेमर है उसको पोस्टर स्टेमर कहते हैं। ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि हम क्या करते हैं, इसके अंदर इंग्लिश के जितने भी हमारे पास स्टेमिंग है वो इसके अंदर हुई है। अगर आपने इंग्लिश के अलावा कोई स्टेमिंग करनी है तो उसके लिए और स्टेमर यूज होते हैं। ठीक है, हमारे पास ये फेमस है क्योंकि हम इंग्लिश में अगर काम कर रहे हो तो ये यूज हो रहा होता है। इसमें कुछ इश्यूज हैं जो कि फिर लेमेटाइजेशन के जरिए सॉल्व किए गए हैं, वो भी एक कंसेप्ट है, वो आगे मैं आपको चल के पढ़ाऊंगा। अब हमारे पास आपने एक चीज सर्च करनी है, सैंडफोर्ड एनएलपी ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है। जब आप देखेंगे तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ये जितने भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस के ऑपरेशंस हैं ये बेसिकली ये कर रहे होते हैं, ये मॉनिटर कर रहे होते हैं और कुछ स्टैंडर्ड्स हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं एनएलपी के रिलेटेड। ये चीज आपने जरूर गूगल करनी है। उसके बाद हमारे पास है पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग में क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम हर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शंस, प्रपोजिशन, ये इंग्लिश के रिलेटेड टॉपिक है, मजीद इनमें डिटेल की जाने की जरूरत नहीं है, आप सबको ये ऑलरेडी इनके साथ हो ना होगी। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम किसी टेक्स्ट को की माइनिंग कर रहे होते हैं तो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ हम कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक टैग एसोसिएट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि नाउन है तो हम उसको एन काउंट करेंगे, प्रोनाउन है तो उसको पी काउंट करेंगे। ठीक है, इसी तरह एडजेक्टिव है तो ए काउंट करेंगे। तो इस तरह हम उसके साथ कोई ना कोई टैग एसोसिएट कर देते हैं। अब हमारे पास इन सब को अगर आपने इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए आपको एनएलपी की लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, या हमारे पास आप स्टैनफोर्ड की लाइब्रेरी को भी यूज कर सकते हैं, जो एडवांसमेंट हो रही है एनएलपी आप देख सकते हैं। अब हमारे पास एनएलपी के एनालिसिस के लिए आपने ये दोनों वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने इसको शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।